नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है और जो केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो 2 जून का है। उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कैसे तैयारी करना है आपको, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये तैयारी है साहब, यहाँ पर जो है सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। कितना नॉलेज है, क्या है, वो सारी चीज़ें बाद में रह जाती है, लेकिन सबसे पहले है अपना टारगेट क्या है। हमें सिर्फ तोते की आंख दिख रही है और उसी पर जो है तीर चलाना है, तो वो वाला नेचर रहेगा तो आप जो है इसमें सफलता हासिल कर लोगे। होगा क्या कि अभी जो है आपको पेड़ भी दिख रहा है साहब, गुरुजी के चरण भी दिख रहे हैं, आपको तोते की आंख भी दिख रही है, तोते के पंख भी दिख रहे हैं, ठीक है। उसके आसपास के उसके मित्र भी दिख रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमें दिखती रहेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो, ये जो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, कई बार ये देखते हैं अपन के साहब वो तो इतना टैलेंटेड नहीं है, वो तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसने सिलेक्शन ले लिया साहब, क्योंकि उसकी जो चतुराई थी, उसकी जो तैयारी प्रिपरेशन करने का प्लानिंग था कि कैसे क्या प्रिपरेशन करें। अभी भी यही हुआ। कई स्टूडेंट जो हैं नेट का एग्ज़ाम निकाल देते, सेट का एग्ज़ाम निकाल लेते थे, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम निकाल लिया, टारगेट बेस्ड से तैयारी करी। कभी कभी नेट जेआरएफ निकाल लेते साहब, और आप सोचते हो कि इसने नेट निकाल रखा, जेआरएफ निकाल रखा। अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर तैयारी की जाए तो नेट जेआरएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 8-10 क्वेश्चन बैठ गए, नेट निकल गया, जेआरएफ निकल गया। किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते कभी कभी। एक हमारा साथी था और मेरा तो जूनियर था। उस बंदे का केमिस्ट्री कुछ था नहीं, लेकिन किस्मत ऐसा है कि नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन एक साल जो नेट का पेपर था उसमें काफ़ी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-4 नंबर वाले, वो भी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस बंदे के भैया केमिस्ट्री में पास होना मुश्किल हो रहा था, 80 आ रही थी उसके, फेल हो रहा था। तो जिस नेचुरल प्रोडक्ट में उसकी जो 80 आई थी, मतलब फेल हो गया था, तो उसमें वापस डबल एग्जाम देनी थी, तो डबल से नेचुरल प्रोडक्ट पर लिया। और नेट का एग्ज़ाम भी उसी दरमियान था, तो बीच में नेचुरल एग्ज़ाम देने गया। तो वैसे वैसे क्वेश्चन जो हैं बैठ गए, तो उसको जो मज़ा आ गया, नेट क्वालिफाई कर लिया साहब। कहाँ तो केमिस्ट्री में एमएससी नहीं कर पा रहा है साहब, फेल हो रहा है, और नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ गए तो नेचुरल प्रोडक्ट से उसने नेट निकाल लिया। उसके बाद में हालांकि उसको वो हर एक एग्ज़ाम में निकालने में दिक्कत आई है। तो वो वाली बात है कि किस्मत अगर साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। ओके, आपका दिन अच्छा होना चाहिए, जो एग्ज़ाम का दिन हो वो। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं हम कि ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस साहब इतना टिपिकल सिलेबस नहीं है। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये मेरे पास पुराना पेपर भी है, इसका भी मैंने एनालिसिस किया है, और ये आपका सिलेबस भी है। सिलेबस आपका ये पीडीएफ के फॉर्म में चल रहा है और पेपर भी है मेरे पास। अब इस पेपर को मैंने एनालाइज किया तो रियल बताऊं तो इस पेपर में जो अगर नेट जेआरएफ के टाइप की क्वेश्चन देखो तो पहला जो 200 नंबर का पेपर हुआ था, अभी आपका पेपर होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये होगा 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 200 क्वेश्चन आए थे। तो पहले 200 क्वेश्चन आए थे, अब 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन और कम हो गए, क्योंकि अब एक जीएस का पेपर भी होगा जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इस पेपर का पूरा एनालिसिस किया मैंने और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन निकाले, तो 200 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे निकले लगभग जो एडवांस नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए एडवांस आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि साहब जब प्रिपरेशन करते हैं तो 180 क्वेश्चन नहीं दिख रहे साहब, दिख कितने रहे, 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं। कि ये 20 क्वेश्चन छूटने ये नहीं हो जाए, हाँ वो 20 क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के पीछे आप इतना किसी नेट वाले की कोचिंग ले ली, किसी जेआरएफ वाले की कोचिंग ले ली, या उतना एनालिसिस कर रहे हैं एक एक चीज़ को, उतना डीपली पढ़े जा रहे हो जहाँ से जो है हो सकता है क्वेश्चन बने, हो सकता है क्वेश्चन ना बने। बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना तो आपका जो टाइम जो गया है वो टाइम वापस नहीं ला सकते हो आप। तो आपको ज़रूरत है ऐसी प्रिपरेशन की जो सटीक प्रिपरेशन हो, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हो, और जो टॉपिक आप पढ़े उन टॉपिक में ये एनालिसिस करवा पाए कि साहब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और ये जो है यहाँ से ये चीज़ हाईलाइट कर रही है, ये पूरा टॉपिक है, इसमें से ये चीज़ पढ़िए, ये काम किए। पूरा पेज किसी काम का नहीं है, पूरा यूनिट है, इस यूनिट में से ये 5 चीज़ें ये पढ़िए, ये यहाँ का इसका नोट्स बनाइए, ये चीज़ आपके काम की है, बाकी कोई काम की नहीं है। अगर वो एनालिसिस करवा दे तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा,
कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं है। मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई साहब, नेट का सिलेबस था, सेट का सिलेबस था, वो सिलेबस करवाया। उसका तो इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एमपी का जो दे रखा है केमिस्ट्री का, उसमें 25% सिलेबस नहीं, उसका एडवांस सिलेबस तो बहुत कम एडवांस सिलेबस है इसमें। तो मैं ये जो अब जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर की इसमें जो है आपके पास 10 चैप्टर दे रखे हैं। कितने चैप्टर दे रखे हैं आपको दिख रहे साहब? 10 यूनिट है। मैंने मेरे एप्लीकेशन पर जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें 10 चैप्टर बना लिए साहब, और सिलेबस देख लिया कि इसका सिलेबस है ये, और एक एक चैप्टर में ये टॉपिक है। अब मेरे को क्या करना, उन चैप्टर में वीडियो जो जो हैं वो जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो है पीडीएफ मिलती जाएगी, और वो पीडीएफ भी हाईलाइट की हुई रहेगी। अधिकतर जो समझाते हैं कि हाँ साहब ये पीडीएफ करी, इसमें से आप ये चीज़ कर लीजिए, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ है, ये चीज़ बताई जा रही है हमारे द्वारा। तो अब देखो पहला जो अगर देखोगे तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारा जो है पहला चैप्टर अगर कहोगे आप तो सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिर्फ पढ़ने वाला चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स से में कॉन्सेप्ट लगते हैं, फिजिक्स से में कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे इस वाली केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेमोराइज्ड टॉपिक है, मेमोराइज रखना कि साहब इन्होंने नागार्जुन का क्या योगदान है केमिस्ट्री में, वाघभट्ट का क्या है, ऋषि कणाद का क्या योगदान है साहब, ये यंत्र जो है अलग अलग यंत्र दे रखे साहब यहाँ पे, पाटन यंत्र, बालुक यंत्र, कच्छप यंत्र, धूप यंत्र, तिर्यक यंत्र, इन साहब इस यंत्र का यूज़ क्या करते हैं। पहले जो प्राचीन भारत की रसायन विज्ञान है ना, तो ये जो है केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, इसमें केमिस्ट्री का क्या है, कौन कौन से यंत्र हैं, डोला यंत्र हैं, तो इनका क्वेश्चन अगर कहीं ना कहीं से अगर बन जाए तो सिर्फ मेमोराइज्ड क्वेश्चन है, और मेमोराइज्ड करना है, सिर्फ आपको मटेरियल चाहिए इस चैप्टर का और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर ऐसे हो जाएगा और इसको रिमाइंड करवा दिया जाएगा कि हाँ साहब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं साहब, ये चीज़ें आप कर लीजिए अच्छे से। तो ये पहला चैप्टर आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब जब अपन दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो दूसरे चैप्टर में बेसिक और एडवांस थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा अगर ग्रुप थ्योरी देखेंगे तो थोड़ी एडवांस की ग्रुप थ्योरी हो जाएगी, क्वांटम केमिस्ट्री हो जाएगी, इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर रासायनिक उष्मागतिकी, प्रावस्था नियम और सॉलिड स्टेट, ये है साहब आपकी यूनिट 2। तो यूनिट 2 चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में अगर हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इन टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि पहले सॉलिड स्टेट की वीडियो अपलोड हो जाए, फिर बाद में थर्मोडाइनमिक्स के, फिर बाद में ये, लेकिन ये जो टॉपिक जो है हमने जो डिज़ाइन कर रखा है कोर्स, उस कोर्स डिज़ाइनिंग में इन चीज़ों का हमने पूरी तरह से ध्यान रखा। जैसे कि ये जो है एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पर ये जैसे ऐप खुलेगा यहाँ से कोर्स लिखा हुआ आएगा, और कोर्स में जाओगे आप, ये कोर्स में गए अपन, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, और रिकॉर्डेड वीडियो में ये जो है एपी एग्ज़ाम यूनिट 1 से एपी एग्ज़ाम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, ऐसे यूनिट 10 तक के वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे, बेसिक टू एडवांस। अब देखो जैसे ये यूनिट 4 में बात करें तो यूनिट 4 के इतने वीडियो अपलोड कर दिए। अब यूनिट 4 में इतने वीडियो अपलोड हो गए, फिर यहाँ पे देखा जाएगा साहब ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, इसकी पीडीएफ भी सेंड करनी है और इसके जो है वीडियो भी सेंड करने हैं, तो वो चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं कि अभी जैसे कोर्स लिया कि सारी चीज़ें अभी कभी, एग्ज़ाम आपकी जून में है तो मेरी कोशिश रहेगी कि फरवरी और मार्च 1 तक आपका जो है पूरा सिलेबस का जो है सभी यूनिट का जो है सिस्टमेटिक सारे जो है वीडियो आपके पास मिल जाए। आप चाहो कि आपका डाटा ज़्यादा खर्च होता है तो ये भी कंडीशन है यहाँ पर कि आप किस उसमें देख सकते हो वीडियो का आप तो चाहो 360 में अगर आपको क्लियरिटी दिख रही है तो 340 पर आप जो है अपने वीडियो जो है देख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप जो है अपनी स्टडी जारी रख सकते हो एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको एक सेकंड, एप्लीकेशन की लिंक और मेरा मोबाइल नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चाहे तो चर्चा कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा घबराना नहीं है, पुराना पेपर देखिए, सारे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ी झिझक है कि क्या करें साहब, पेपर किस टाइप का आ गया, क्योंकि ये छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, यहाँ पे आपको मेरिट बनानी है और सिलेक्शन लाना है और क्वेश्चन बैठने चाहिए, बस ये चीज़ें यहाँ पर। कितना नॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं है,
चाहिए हमको सिलेक्शन, एक लकीर है, उस लकीर से इधर सारी चीज़ें हैं और इधर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, है ना, जो फेल्योर अनफेल्योर चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है कि हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन करेंगे। और जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो हमने बातें करी थी, फर्स्ट ग्रेड का बेसिक पेपर आया था, लेकिन मैंने एडवांस तक पढ़ाया था, तो फर्स्ट ग्रेड का जिन्होंने कोर्स लिया था वो उन्होंने सेट भी क्वालिफाई कर लिया, और मैंने उनकी शायद जिक्र भी किया था एक वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में। तो जो फर्स्ट ग्रेड वाले सेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने एनालिसिस किया है कि सेट के पेपर से भी इनके जो एपी का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन उतने लेवल के नहीं आए थे, उनमें क्वेश्चन बहुत कम लेवल था। और मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आने वाला एग्ज़ाम है, मेमोरी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो याद करने वाले क्वेश्चन है साहब, और अगर लेवल बहुत डाउन आ गया तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। इसलिए मेमोराइज करते रहे क्वेश्चन को, कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चैप्टर है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो चीज़ों की जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर मेमोराइज नहीं है, आपके पास कितने कॉन्सेप्ट हो, कितने टैलेंट हो, कितना नेट जा रहा है, पीएचडी कुछ भी कर रखा हो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ गए, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और आपने 2 क्वेश्चन अगर टिपिकल भी कर लिए, तो क्या हो गया, नुकसान तो ऑल ओवर तो नुकसान ही हो गया ना। तो वो नुकसान ना हो, सभी तरह की जो आपकी तैयारी होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अगर यूनिट 3 में जाएंगे तो इसमें केमिस्ट्री आ गई, जिसमें सभी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वगैरह, ऐसे क्वेश्चन। केमिस्ट्री आप कोलाइट्स आ जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगी। तो ये भी अगर ये देखिए तो पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिक क्वेश्चन ही बने थे, है ना, बेसिक भी हैं, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बने थे जिनमें आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपन 11वीं 12वीं तक की केमिस्ट्री जाने, क्योंकि साहब ये कॉलेज की एग्ज़ाम है, तो हमें नॉलेज को BA 11 12 से लेकर MSc तक को टच तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको MSc की केमिस्ट्री नहीं आ रही और MSc में पढ़ाना ही है बाद में, तो टच तो करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ये क्वेश्चन है साहब। फिर ये 3rd यूनिट ऐसे हो जाएगी ज़्यादा। अब इसमें देखो, इसमें आप देखोगे कि कई सारे टॉपिक जो हैं अनछुए रह गए। यहाँ पे मैं देखूंगा कि शायद इसमें मेरे को हेलो एल्केन हेलोरिन शायद नहीं है, इसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर ऐसे चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ थोड़ा एडवांस दे रखा है। फिर अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर मेरे को दिखा नहीं इसमें, तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो एनालिसिस ये भी कीजिएगा कि साहब ये चैप्टर जो है अपने पास सिलेबस है, और सिलेबस में ये चैप्टर है, ये यूनिट है, ये यूनिट अपने को कवर करनी है। आगे बढ़े, केमिकल काइनेटिक्स हो गया साहब। यूनिट 4 की बात करेंगे तो इसमें पेरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, S ब्लॉक P ब्लॉक आ गया, D और F ब्लॉक आ गया साहब, और इसमें ये सारा चीज़ें होंगी इसमें, किसमें, यूनिट 4 में। ये करना, थोड़ा बेसिक टू एडवांस चलते रहेंगे। इसमें जो चीज़ दे रखी उसमें जरूर ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना डेफिनेशन ही पढ़ना रहे, इतना ही चलना। जो चीज़ है सिलेबस में भले एक लाइन में दे रखी, लेकिन उसका सारा डिस्क्रिप्टिव बनेंगे, और जो नहीं दे रखी उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो S ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया यूनिट। अब है यूनिट 5, इसमें पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़नी है अच्छे से, एसिड बेस पढ़ना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़नी है, फोटो केमिस्ट्री पढ़नी है, बेसिक टू एडवांस पढ़नी है, जब उसकी डायग्राम वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़नी है। ओके, तो ये हो जाएगा यूनिट 5 हो जाएगी, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में दे रखा सिलेबस। फिर ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में मेटलिक कंपाउंड अच्छे से पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करना है, ये नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोटो सिस्टम, पोरफायरिंग, मेटलो एंजाइम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से करना है। फिर इधर थोड़ा सा एडवांस में अपने को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें शुरुआत करेंगे NMR, ESR, UV, विजिबल, मॉस्बियर, IR, NQR, रमन, सभी के बारे में जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी रहेगी। ओके, तो ऐसा लग रहा ना पेपर सरल है ना, सिलेबस अच्छा है, सरल सिलेबस है, सिलेबस तो अच्छा है साहब, सरल ही सिलेबस, और पेपर भी सरल ही बना था। अब देखो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर से हमेशा क्वेश्चन आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा एडवांस में तक पढ़ेंगे, इसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इनिशियो सिलेक्टिविटी, ये सभी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी था, एडवांस वाले चयन परीक्षा वाले में सेम एज इट इज़ ये का ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे डाल रखा था साहब। और हमने जो तैयारी करवाई थी फर्स्ट ग्रेड की चयन परीक्षा में, बेसिक टू एडवांस करवाई थी,
तो अधिकतर कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहे हैं उसमें, बस रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। अब रिज़ल्ट का तो कुछ कह नहीं सकते कब आएगा, हम भी इससे जो है पूरी तरह से ये नहीं, बस लॉजिक लगा सकते हैं। पुराने टाइम में भी बहुत काफ़ी कुछ इन्होंने जो है परेशान हुए बच्चे। देखो ये भी सेम टू सेम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में था, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, यहाँ से। तो ये चीज़ें अपने को एडवांस तक जाना है इनमें। ओके, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ गए, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है यूनिट 8 में। तो मेरा ये है कि जब आप हमारा जो कोर्स देखो उसमें आपको ये लगे कि हाँ ये एपी एग्ज़ाम यूनिट 8 है और यूनिट 8 में ये टॉपिक अपने को कवर करना है, वही उनके ही वीडियो मिलेगी, उनके ही आपको जो है पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी। देखो यूनिट 8 वो कई चीज़ें अच्छा थोड़ा एडवांस, बेसिक टू एडवांस इसमें आपको पढ़ना ही है, करना ही है कवर। ओके, एडवांस भी करना पड़ेगा क्योंकि 15-20 क्वेश्चन वो सिलेक्शन 15-20 क्वेश्चन से ये ज़्यादा नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो 20 चौके 80 नंबर का डिफरेंस आ गया। और हमारे अगर आप खुद से सेल्फ कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी है कि भाई हम तो 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और अगर हमारे कोर्स से अगर आप 120 क्वेश्चन सही कर सकते हो 150 में से, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है, 20 क्वेश्चन का अचीवमेंट। अगर आपकी कैपेसिटी 80 नंबर की और हमारा कोर्स लेने के बाद आप 30 क्वेश्चन का और अचीवमेंट कर सकते हो, क्योंकि जितने कम नंबर है उसको उतना ज़्यादा अचीवमेंट तो है ही है। तो 30 नंबर का अचीवमेंट तो 120 पे जा रहा है भैया, तो भी 120 पे जा रहा है। तो वो अचीवमेंट बस वही मिलेगा अचीवमेंट जिसकी कैपेसिटी है कि हाँ मेरी कैपेसिटी है 50 नंबर की। मैं कहता हूँ जिसकी 50 क्वेश्चन की कैपेसिटी है, कोर्स के बाद उसकी कैपेसिटी 100 क्वेश्चन की हो जाएगी आराम से। 120 की नहीं होगी, 50 वाले की 100 की होगी, 100 वाले की 120 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जो वो मिल रहा है वो फ़ायदा बेनिफिट वो ज़बरदस्त बेनिफिट है। और अपन जो है लगभग जो है कोशिश रहेगी कि 150 में से 150 क्वेश्चन टच करें। पेपर पिछला जो पेपर आया था हमारे साथियों ने हिंदी का पेपर दिया था किसी ने, तो हिंदी में जो पेपर था उसमें तो मेरिट साहब 100 to 100 रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि कोई बोनस गेस्ट वगैरह को मिलते हैं, तो जनरल की मेरिट बहुत खतरनाक रुकी थी और पेपर बहुत सरल बना दिया था। तो जब सरल पेपर बना देते हैं तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है और वहाँ पर जो नंबरिंग का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत कम हो जाता है डिफरेंस। 150 क्वेश्चन है साहब, मेरिट साहब जनरल की 135 पे रुक रही है। 135 क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट किए उनका सिलेक्शन हो रहा है, ये हो जाएगा फिर। समझ में आया ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि 150 में से 150 अटैम्प्ट कैसे करने, कौन सा टॉपिक कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, हम अपने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखें बस। अगर यूनिट 9 की तरफ देखो तो ये भी थोड़ा एडवांस आपको करना ही चाहिए। इसमें आपको जो है नेम रिएक्शन करनी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करनी है, कार्बनिक फोटोस ऑर्गेनिक वाला ये पार्ट आ गया है इसमें। नेचुरल प्रोडक्ट्स आ गए, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री आ गए हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस ये इसमें थोड़ी सी और रिस्पेक्ट इसको भी पूछ लिया। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IR UV विजिबल है ना, ये कार्बन NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स वगैरह ये चीज़ें आ गई इसमें। ओके, और वापस जब 10वां चैप्टर देखेंगे तो 10वें चैप्टर में वापस से सारा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया कि रसायन शास्त्र के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के खनिज और अयस्क संपदा की सामान्य जानकारी और उनका संगठन क्या है साहब। मध्य प्रदेश में कोयला, कांच, सीमेंट, लोहा, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि खनन और विनिर्माण इकाई कारखानों के बारे में एक रसायन के रूप में जानकारी क्या है आपको। थोड़ा GS टाइप क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन तो हम जो है अगर गूगल पर भी सर्च करें कि ये चीज़ क्या है तो कुछ वहाँ से भी अपने को थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। ओके, गूगल से भी होती है बहुत सारी चीज़ें कि कोई टॉपिक अपने को कहीं नहीं मिला, गूगल भाई साहब के पास है सारी चीज़ें। बाकी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो है आपको कोर्स जो है सभी टॉपिक मैंने जैसे कि इसका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस करवाया था उसी तरीके से मैं इसमें भी उसी तरीके से जो है चीज़ें करवा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में ये यूनिट आ गई है कि मेरे को 3rd यूनिट के वीडियो अपलोड करने हैं तो ये टॉपिक के अपनों ने अपलोड कर लिए। फिर चाहो साहब 4th यूनिट के अपलोड करने हैं, 2nd यूनिट के ये चीज़ें अपलोड हो चुकी है, 4th यूनिट में ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं वीडियो में। तो ये चीज़ें ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से अपने को कंप्लीट करना है, 10 चैप्टर करना है और 10 चैप्टर में से किन कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे कि ये यूनिट पहली और 10वीं चैप्टर दे रखा है, पहला और 10वां चैप्टर थ्योरेटिकल है,
पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, हो गया साहब कंप्लीट। हमें प्रैक्टिस फिर किस में करना है, थोड़ी प्रैक्टिस साहब इसमें करना है अपने को, इस वाले चैप्टर में, 9वें चैप्टर में। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी नेम रिएक्शन वगैरह, रीअरेंजमेंट वगैरह, इसमें थोड़ा जितना पढ़ पाए उतना इसमें पढ़ लेंगे। ओके, तो ये जो है मतलब ये मेरा ये मानना है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है उससे तो बहुत कम सिलेबस है और बहुत इजी सिलेबस है। बस इसमें ज़रूरत रहेगी कि थोड़ा हम चीज़ों को देखें तो एनालिटिकल तरीके से देखें, एनालिसिस करके देखें। हाँ, बस जो चैप्टर पढ़ा फिर खुद सोचो कि क्या मेरे को अगर इस यूनिट में से क्वेश्चन छांटने का मौका दिया जाए किसी एग्ज़ाम में देने के लिए, तो मैं यहाँ इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन निकालूंगा। अगर ये देखना सीख गए तो आपका जो है एनालिसिस हो जाएगा, उस क्वेश्चन से, उस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो बस ये मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कुछ साथियों के, कमेंट्स भी आ रहे थे कि साहब जो है सर एक बार का जो सिलेबस पे चर्चा हो जाए। तो आज ये एपी के सिलेबस पे चर्चा कर ली। 600 नंबर का पेपर आपका बनेगा, आपको मालूम है 200 नंबर का जीएस का 600 नंबर का पेपर बनेगा, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, कुल आपके लिए 900 नंबर टोटल बनेंगे और 900 नंबर आपकी सिलेक्शन बेस्ड रहेंगे। इसके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं उनको कुछ अलग नंबर मिलते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी अपने पास जो गेस्ट टीचर नहीं है या जो फ्रेशर्स हैं उनके पास 900 नंबर है। 900 नंबर में से ज़्यादा कैसे कैप्चर करें। अब 900 नंबर की बात करें तो 100 नंबर इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू की अभी बात ना करें, क्योंकि इंटरव्यू के लिए अलग अलग क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहता है, कैसे जवाब दे पाता है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन अपन इंटरव्यू को अभी छोड़ दें। अभी आपके पास 800 नंबर हैं और 800 में से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त करें, ये चीज़ है। पेशेंस रखिए। आप चाहे कहीं से मेरे से कोर्स ले रहे हो, कहीं दूसरी जगह से कोर्स ले रहे हो, या दो जगह से भी कोर्स कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी जगह से नहीं पढ़ना, मेरे से पढ़ना, या मेरे से ही पढ़ो। पढ़ना हो नहीं पढ़ना हो, एनालिसिस कर लेना कि हाँ अपने को अगर 20 नंबर का भी 20 क्वेश्चन का भी फ़ायदा हो रहा हो, 30 क्वेश्चन का भी फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ से जो अपने लाइफ काम में आएगी। कुछ कैंडिडेट जो है चयन परीक्षा में या जो पात्रता परीक्षा में मेरे पास थे, उन लोगों ने एक बार सीखने के बाद केमिस्ट्री के बाद में उन्होंने अच्छी से कोचिंग रन कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारी केमिस्ट्री उन्होंने सीखी। तो एक तरह से वो तरीके से भी है कि यार हमने कुछ न कुछ सीखा, ये जो पीडीएफ मिले, ये जो वीडियोस मिले, यहाँ से कोई नई चीज़ देखने को मिली, तो यहाँ से अपने को जो है आगे ले जाएंगे और ये अपने लाइफ टाइम फ़ायदा देगी। तो ये जो कोई एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 15,000, जो भी अलग अलग जगह कोई अलग अलग कोर्स मार्केट में है, कोई 10,000 में बेच रहा होगा, कोई 5,000 में भी है, कोई 8,000 में भी है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो अगर 10-15 हज़ार रुपये अगर कहीं कोर्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होनी चाहिए। आप सिलेबस में क्या दे रखा है और आप क्या चीज़ें पढ़े जा रहे हो तो भी दिक्कत आएगी। अपने को सिलेबस देखना है, तो वो चीज़ें अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, 1 लाख रुपए लगभग जो है महीने की सैलरी चली जाएगी आराम से। क्योंकि अभी अगर बेसिक देखो तो 57-58 हज़ार बेसिक रहता है, और उसका अभी 42% के समथिंग डीए है, 50% तक चला जाएगा तो लगभग सैलरी ही 80-90 हज़ार सैलरी हो रही है, प्लस 24% वो 14% वो एनपीएस में गवर्नमेंट मिलाती है। तो लगभग 1 साल बाद में मान के चलो कि 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है। अब 1 लाख पर मंथ की सैलरी है, और उसमें अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो कोई किताब खरीदने में, कोई कोर्स खरीदने में, है ना, तो मेरा मानना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 महीने की सैलरी नहीं है, एक आपके जो है 8-7 या 8-10 दिन की जो सैलरी है, अगर वो अगर लग भी जाए तो कोई ये नहीं है कि कोई गम नहीं करना चाहिए कि साहब हमारा जो है ये कोर्स में इतना पैसा लगा। अगर सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो बात की बात है, नहीं भी हो तो भी आपके पास में कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ टाइम काम आती है। जो लोग बैठे हैं, जैसे 3,000 फॉर्म आए हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के, सीटें तो भाई साहब 160 के समथिंग इतनी है, शायद 160 के आसपास, तो सक्सेस उतना कोई होना है। ओके, तो जो सिस्टमेटिक तैयारी करेगा, समरी बेस्ड तैयारी करेगा, टारगेट बेस्ड तैयारी करेगा, उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। ध्यान रखना ये एग्ज़ाम जो है नेट से भी सरल असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की एग्ज़ाम है, स्लेट से भी सरल असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की एग्ज़ाम है, ये फर्स्ट ग्रेड से भी सरल है ये एग्ज़ाम।
क्योंकि पहले जब 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, लोग जो फर्स्ट ग्रेड में क्वालिफाई नहीं हुए थे, अगर उनके पुराने कर्म कभी नेट सेट निकाल रखा होगा और तो उसके कारण से जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया। फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई नहीं हो रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया और नौकरी कर रहे हैं। ऐसे मेरे सामने एग्जाम्पल से है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है, मेरा यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें। मैंने आपको जो है कोर्स का तरीका भी बता दिया है, इस तरीके से यूनिट वाइज प्रिपरेशन करें। और मेरा कोर्स जो मिलेगा वो इसी तरीके से एप्लीकेशन पर मिलेगा। 10 यूनिट बना रखी, 10 यूनिट में वीडियो अपलोड होते रहेंगे। किसी यूनिट में 20 वीडियो होंगे, किसी यूनिट में 5 वीडियो, किसी में 8 वीडियो। तो अलग अलग यूनिट में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने उतने वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और उनमें वीडियो में PDF में पढ़ाने के साथ साथ सारी चीज़ें हैं कि यार साहब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप जो है एक नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो जिन साथियों को जुड़ना है, अभी तो जो नए सेट क्वालिफाई हुए उनकी 29 तारीख से जो है उनकी फॉर्म फिलअप होंगे। 29 से 12 जनवरी तक फॉर्म फिलअप कर ले। और समय मेरा मानना है कि 2 जून को एग्ज़ाम होगी ही होगी, तो 5 महीने हैं आपके पास लगभग। क्योंकि जिनका जो फर्स्ट फेज़ में जो एग्ज़ाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 8 विषय हैं शायद, उसमें 28 जनवरी को होगा वो वाला पेपर। तो उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि जनरल का पेपर कैसे आ रहा है। 3 फेज़ में है, एक तो अपना 28 जनवरी को, फिर 2 जून को, फिर शायद नवंबर में है। 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगी। समय है, अच्छे से तैयारी करें और अपने आप को खुद को मोटिवेट रखें। ओके, तो जिन साथियों को कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो वो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेरा नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि ये जो आप आज अपनों ने डिस्कशन करी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ होगा आपको कि यार सर ये क्या बात बता रहे, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है एग्ज़ाम को बहुत बड़ा समझ रहे थे, बहुत बड़ी तोप है, लेकिन जब सिलेबस के बारे में चर्चा करी तो क्या साहब इतनी सारी सिंपल चीज़ें हैं। तो हाँ साहब, सिंपल चीज़ें ही हैं और सिंपल चीज़ें हैं और सिंपल चीज़ें ही आपको बेसिकली उसी ट्रैक पर चलना है, वही फार्मूले बेस्ड चलना है। और आपके मेरे पास जो है इसका सिलेबस भी है और इसका जो है पेपर भी है पुराना, दोनों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।